लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अब ज़्यादा समय तक कर नहीं पाएगी, क्योंकि हमें कर्नाटक में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा है। कर्नाटक में जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुसलमान की राजनीति की गई, योगी आदित्यनाथ को उतारा गया चुनावी मैदान में, आप चुनाव प्रचार करिए, हिंदू मुसलमान कीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेती है और यहाँ पर बीजेपी को बुरी तरह हारना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार सियासी हलचलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में क्या सरकार गिर जाएगी और एकनाथ शिंदे अगर इस्तीफा देते हैं तो क्या महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन भी होगा। हालांकि उद्धव ठाकरे का ये सीधे तौर पर कहना है कि हमारे 7 विधायकों का संख्या बल है और विधायकों का संख्या बल है तो फिर समझ लीजिए कि सरकार बनाने में देर नहीं लग रही है। तो क्या महाराष्ट्र में जो बड़े बदलाव की बात हम कर रहे हैं, जो बदलती हुई तस्वीर हम देख रहे हैं, क्या कर्नाटक के बाद अगला राज्य महाराष्ट्र है जहां पर बीजेपी को झटका लग रहा है? और अगर महाराष्ट्र में झटका लगा तो फिर समझिएगा इस साल 3 बड़े राज्य के चुनावी बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं रहेंगे। इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी अबरार मौजूद हैं। अबरार, साल 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, इस साल 3 बड़े राज्यों में चुनाव है, लेकिन उन चुनावों से पहले महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहाँ पर बीजेपी ने सरकार तो बनाई लेकिन सरकार चल नहीं पा रही है, वो जोड़ तोड़ वाली है। तो क्या महाराष्ट्र में अगर झटका लगता है बीजेपी को तो 3 बड़े राज्यों के चुनावों के साथ साथ चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जिक्र कर लें, उसके बाद क्या 24 में भी फिर बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होगी? देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके के सियासी समीकरण है और लगातार एक खींचतान की स्थिति बनी हुई है, भले ही उसको कहीं ना कहीं ढकने छिपने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जाता रहा है। अभी हालिया दिनों में जिस तरीके से जो है वो जो प्रचार वाला मामला सामने आया था और ये कहा गया था कि एकनाथ शिंदे लगातार जो है जय वीरू, हाँ बिल्कुल, जो है उस मुद्दे का मैं जिक्र कर रहा था। एकनाथ शिंदे इस समय जो है कहीं ना कहीं उस पूरे जो है राजनीतिक जो है हैसियत को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं और महाराष्ट्र में ये बात तय है कि वहाँ पर क्षेत्रीय नेता एक बड़ा नेता माना जाता है, चाहे वो जो नेशनल पार्टियां हैं वहाँ पर उनकी उस तरीके से राजनीतिक हैसियत तब तक नहीं मानी जाती जब तक वहाँ वो कोई किसी बड़े क्षेत्रीय दल के साथ नहीं जुड़ जाए, चाहे वो NCP हो या फिर खुद शिवसेना पार्टी हो। तो इस समय आप देखिए कि विवाद किस तरीके से बढ़ रहा है। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से वो जो प्रचार जो छपवाया और पेपर्स में बड़े बड़े जो है तौर पर जो है पिक्चर्स लगाई गई, बैनर लगाए गए, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस का गायब होना, नदारद होना, ये आप सोचिए कि अगर इस तरीके की परिस्थिति ऐसे समय पर है जब चुनाव जो है बहुत दूर है, तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो दोबारा अगर NDA जो है बैठक करेगी और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया जाएगा तो क्या एकनाथ शिंदे तैयार होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। एकनाथ शिंदे बिल्कुल इस समय ये मान करके बैठे हैं कि 2024 के चुनाव हों या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव हों महाराष्ट्र के, उसमें जो है उन्हीं के चेहरे पर NDA जो है चुनाव में उतरे, ये उनको गुमान है। लेकिन बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। कई राज्यों में हमने देखा है कि छोटे दलों के साथ उनका गठबंधन होता है, फिर उस गठबंधन के बाद अगले चुनाव में बीजेपी उस पार्टी के साथ क्या काम करती है, क्या खेल करती है, ये सभी की नज़रों के सामने रहता है। बिहार में जिस तरीके से जो है JP नड्डा जाकर के बयान देते हैं और फिर ये कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को वो ख़त्म कर सकते हैं अगर जो है बीजेपी अपने जो नीतियों के साथ चलती रहे। उसके बाद तुरंत शाम में किस तरीके से नीतीश कुमार का बयान आता है। तो मजे हुए नेता और बीजेपी की रणनीति को बिल्कुल सही ढंग से एकनाथ शिंदे इस समय समझ रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए भी कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल है कि उन्होंने जो फैसला लिया है, भले ये फैसला उनके लिए इस समय बेहतर ज़रूर लग रहा हो, लेकिन अब बीजेपी उनको कितना ज़्यादा जो है मुनाफे बख्श राजनीति में रखती है या फिर दोबारा जो है उनको मुख्यमंत्री बनाने पर गौर किया जाता है, देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, हमारे जो सहयोगी अबरार हैं, इन्होंने 2 नामों का जिक्र किया, जय और वीरू। जय और वीरू का अगर नाम लिया जाता और फिल्म शोले का नाम ना ले तो ऐसा कैसे होगा? देखिए,
जय वीरू का जिक्र हुआ तो फिल्म शोले का भी जिक्र होना ज़रूरी है। ये फिल्म वो फिल्म थी जो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जो दोस्ती थी उसकी एक मिसाल दी जाती है, और इसी दोस्ती की मिसाल की बात एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक जारी है इसमें यह कहा जा रहा है कि शिंदे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, फडणवीस से नाराज चल रहे हैं। और जो पोस्टर वॉर का जिक्र किया गया, ये पोस्टर जब महाराष्ट्र में छपने शुरू हो जाते हैं और बैनर और पोस्टर लग जाते हैं, उसके बाद जब मीडिया सवाल पूछती है एकनाथ शिंदे से कि क्या शिंदे जी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा या हालात ठीक नहीं है, तो शिंदे ये कहते हैं कि मैं और देवेंद्र फडणवीस जय और वीरू हैं। तो जय और वीरू की बात वो कर रहे हैं। तो क्या वाकई जो ऑफिशियल देखा जा रहा है ये बयान शिंदे का क्या सरकार बचाने को लेकर है, लेकिन अंदर उठापटक तो जारी है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ सहयोगी मौजूद हैं, मानसी भी मौजूद हैं। मानसी, महाराष्ट्र की जो तस्वीर है या महाराष्ट्र की जो पटकथा अब लिखी जा रही है वो ये बता रही है कि 24 का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं है। हालांकि हिंदू मुसलमान का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो ये होना शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में इस तरीके की छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो मजार को लेकर हो या मंदिर को लेकर हो। तक तो क्या चुनाव से पहले महाराष्ट्र एक शुरुआत बन रहा है और आगे आगे की जो कहानी है वो हिंदू मुसलमान और 2024 में होता नजर आएगा 24 से पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे किस तरीके से हिंदू मुसलमान की राजनीति यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर जाहिर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जब अयोध्या का दौरा किया था तो वो शिवसेना का चुनाव चिन्ह लेकर के पहुंचे थे अयोध्या, और किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर भी हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की कोशिश की थी ये सब जानते हैं। लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अब ज़्यादा समय तक कर नहीं पाएगी, क्योंकि हमें कर्नाटक में इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा है। कर्नाटक में जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुसलमान की राजनीति की गई, योगी आदित्यनाथ को उतारा गया चुनावी मैदान में, आप चुनाव प्रचार करिए, हिंदू मुसलमान कीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेती है और यहाँ पर बीजेपी को बुरी तरह हारना पड़ता है। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि देश की जनता को अब और बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करके आप जनता के जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं वो दबा नहीं सकते हैं। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है जनता भी अब समझ चुकी है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति अब ज़्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। और रही बात एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे की कुर्सी यहाँ पर खुद ही खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर ना ही हिंदू मुसलमान की राजनीति उनके लिए लाभदायक साबित होगी और ना ही भारतीय जनता पार्टी उनको खुद बचा पाएगी, क्योंकि उनसे खुद ही जो है कुर्सी छोड़ने के लिए अब कहा जा रहा है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है बीजेपी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, दो बातों का जिक्र करना जरूरी है, एक एकनाथ शिंदे और दूसरी जो बात का अगर हम जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली बात है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, औरंगजेब का जिक्र ना करें, टीपू सुल्तान का जिक्र ना करें या फिर अली बजरंग बली का जिक्र ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कर्नाटक में इसी अली बजरंग बली के नाम पर खूब सियासत होती है। प्रियंका गांधी को ऐतराज हो, माफ कीजिएगा, कि स्मृति ईरानी को ऐतराज हो जाता है कि प्रियंका गांधी ने नमाज क्यों पढ़ी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो शुरुआत हुई कर्नाटक से, महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वाकई महाराष्ट्र के बाद की अगर मैं बात करूं तो आने वाले राज्यों के चुनावों पर भी यही असर रहेगा? और शिंदे का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे का तो यह कहना है कि मातोश्री के दरवाजे तमाम विधायकों के लिए खुले हुए हैं। अगर विधायकों के लिए दरवाजे खुले तो क्या शिंदे के लिए भी दरवाजे खुले? मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत भी मौजूद हैं। दौलत, सबसे बड़ी बात जो अभी महाराष्ट्र के अंदर की हम देख रहे हैं, क्या अली बजरंग बली, टीपू सुल्तान या औरंगजेब, इसके जरिए बीजेपी वहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, या ये वाला जो मुद्दा है जैसे कि संजय राउत कह भी रहे हैं कि ये तो बीजेपी करती है क्योंकि चुनाव जीतना होता है या सरकार बनाना होता है? तो क्या इस तरीके की जो शुरुआत महाराष्ट्र में की जा रही है, क्या वो ये बताता है कि बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं और जनता भी कहीं ना कहीं तैयार है? जी, हमेशा देखा गया है कि जब भी चुनाव होने वाले होते हैं और बीजेपी कमजोर पड़ती दिखती है तो पता नहीं कहां से ये हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है, जो लड़ाई है, सामने आ जाती है, हिंदू खतरे में आ जाते हैं, बाकी चीज़ें होने लगती हैं। अब बात करिए आपने औरंगजेब की, तो औरंगजेब के ऊपर यहाँ पे पूरा जो है विवाद हुआ, तो साफ हो चुका है कि अब बीजेपी ने जो अपना खेल करना यहाँ पे शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि उनके महाराष्ट्र में खुद की हालत है। शिंदे लगातार उनसे पीछे हट रहे हैं, क्योंकि जो गठबंधन से उन्होंने सरकार बनाई थी वहाँ पे बात करी थी विधायकों को कि बड़ा पद विधायक को देंगे, लेकिन वो पद उनको नहीं मिला, तो अब लगातार शिंदे पीछे हट
रहे हैं वहाँ उद्धव भी लगातार टाइट हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर दोबारा चुनाव आप कराओगे तो हम जीत जाएंगे। वही उनको वो डर बना हुआ है और इसलिए फिर दोबारा वही हिंदू मुस्लिम वाली बात पर यहाँ बीजेपी आती हुई दिख रही है। और जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि अब हिंदू मुस्लिम वाला ऐसा जो मैटर जो उठाती है बीजेपी, उसमें से कुछ भी नहीं है। कर्नाटक में देखा गया था कि बजरंगबली चुनाव में आ गए थे, लेकिन आपने देखा किस तरीके से पूरी तरीके से षड्यंत्र फेल हुआ और कांग्रेस ने अपनी बहुमत करी। और यहाँ भी महाराष्ट्र में भी सेम वही देखा जा रहा है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, पहलवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, वहाँ पे तो जो है बीजेपी का ध्यान नहीं जाता। बस जो है लोगों को बरगला के अपना वो वोट जो है लेना चाहती है। लेकिन जनता के सामने उनकी सारी जो रणनीति है वो सामने खुल के आ चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर महाराष्ट्र की जो तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं या महाराष्ट्र की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। क्योंकि शरद पवार का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो एनसीपी के चीफ शरद पवार हैं और सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि शरद पवार कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल निभाते हैं। और शरद पवार का इस्तीफा देना ये बता रहा है कि 2024 की तैयारी भी है और महाराष्ट्र में तैयारी भी है। नाजमीन भी हमारे साथ हैं। नाजमीन, शरद पवार का अगर हम जिक्र करें तो क्या शरद पवार एक बार फिर से महाराष्ट्र में सरकार जो बनाने का काम कर रहे हैं, या कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का एक बड़ा रोल दिखता नजर आएगा? क्या वाकई एक जहां बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही तो शरद पवार वापस से उसी पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं जिस पार्टी को या जिस सरकार को तोड़ दिया बीजेपी ने? जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे उद्धव ठाकरे की बात जैसे आपने कही, उद्धव ठाकरे तो यहाँ पर अपनी कुर्सी को वापस लेने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन शरद पवार भी यहाँ पर उसमें हिस्सेदारी निभा रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए शरद पवार ही हैं जो एकनाथ शिंदे को चुनौती देते हुए और समझाते हुए भी नजर आते हैं कि आपने गलत काम किया है, यहाँ पर इस तरीके से धोखा नहीं देना चाहिए। तो वहीं उद्धव ठाकरे को समझाते हुए भी नजर आते हैं कि आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए था, तुरंत इस्तीफा नहीं देना चाहिए था जब उस वक्त पर एकनाथ शिंदे ने तमाम विधायक ले गए थे। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस तो है ही, खुद यहाँ पर उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी है, और यहाँ पर शरद पवार एनसीपी की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे का साथ दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं बचा है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए, उद्धव ठाकरे के साथ जाए, वो उनका निर्णय है। लेकिन यहाँ पर जो फैसला होगा और यहाँ पर जो शरद पवार उद्धव ठाकरे का साथ दे रहे हैं, यहाँ पर वो साबित कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में फिर से बदलाव होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ये कदम उठाते हैं तो वो बदलाव सिद्ध भी साबित होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो साफ तौर पर अभी तो यहाँ पर उन्हें लालच दिया गया, लेकिन आने वाले समय भी उन्हें भी निकाल फेंक दिया जाएगा जिस तरीके से विधायकों को निकाला था। तो ऐसे में शरद पवार की अगर बात माने तो एकनाथ शिंदे को तुरंत इस्तीफा देते हुए यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम कहें, शरद पवार का जिक्र कर रहे हैं। शरद पवार कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं है, एक बड़ा चेहरा, राजनीति में एक बड़ी भूमिका शरद पवार की है। लेकिन हाँ, एक बात देखिएगा कि शिंदे फंस गए, कि शिंदे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि साथ में बीजेपी के रहें या वापस मातोश्री का जिक्र मातोश्री की तरफ चले आए। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा क्या है? उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो विधायक नाराज हैं या जो मातोश्री आना चाहते हैं वो आ जाएं। इसमें जिक्र किसी भी तरीके से नहीं किया गया है एकनाथ शिंदे का। हालांकि ये देखा जा रहा है कि शिंदे के साथ विधायकों का संख्या बल है, शिंदे जाएंगे तो ही विधायक जाएंगे। तो क्या शिंदे के साथ विधायकों की घर वापसी अगर हो जाती है तो उद्धव ठाकरे के पास वापस से शिवसेना की कमान आएंगी और वापस से क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की सत्ता में एक नई धाक जमाते नजर आएंगे? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।